स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th के NCERT बुक के समानांतर श्रेणी के फर्स्ट एक्सरसाइज को बताने जा रहा हूँ। आई होप कि आप लोग सभी पढ़ाई सही ढंग से कर रहे होंगे। चलिए एक्सरसाइज 5.1 को देखते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रत्येक स्थिति में यह निर्धारित करे कि संख्याओं की जो सूची है वह एपी है और क्यों। मतलब सर्वप्रथम हमें यहाँ जो संख्याओं की सूची हो दिया गया है वह एपी को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं। चलिए स्थिति नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग क्वेश्चन 1 देखते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद, क्वेश्चन में दिया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। यानी 1 किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। 1 किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया टैक्सी का, और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है का क्या मतलब? कोई व्यक्ति अगर ऑटो से ना टैक्सी से अगर 1 किलोमीटर का दूरी तय करता है तो उसको 15 रुपया देना होगा। अगर वही व्यक्ति 2 किलोमीटर का दूरी तय करता है तो 1 किलोमीटर के लिए उसको 15 रुपया देने हैं, और अतिरिक्त किलोमीटर का मतलब एक्स्ट्रा जो भी किलोमीटर जाएगा पहले के बाद प्रत्येक किलोमीटर पर 8 रुपया उसको देने हैं। यानी यहाँ 2 किलोमीटर गया, यानी पहला किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर के लिए उसको कितना रुपया देना है? तो 15 रुपया पहले 1 किलोमीटर के लिए, फिर प्रत्येक किलोमीटर के लिए 8 रुपया पे करने होंगे। यानी 2 किलोमीटर जाने अगर जाता है कोई व्यक्ति टैक्सी से तो उसको कुल मिलाकर पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया और अगले 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया उसको देने होंगे। यानी 15 और 8 जोड़ेंगे तो 23 होगा। फिर 3 किलोमीटर के लिए बात करें तो पहले 2 किलोमीटर के लिए उसको 23 रुपये देने होते हैं और अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपया, यानी कुल मिलाकर 31 रुपया उसको 3 किलोमीटर के लिए पे करने होंगे। ओके, तो अब हम लोग चेक करते हैं कि दिया गया जो सूची है संख्याओं का वो एपी में होगा या नहीं, उस बात को हम लोग देखते हैं। तो पहले प्रथम किलोमीटर के लिए उसको 15 रुपया पे करने। अगर वह व्यक्ति 2 किलोमीटर अगर दूरी तय करता है तो 15 जोड़ 8 कुल मिलाकर 23 रुपया उसको पे करने होंगे। अगर वह व्यक्ति 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो फिर दूसरे किलोमीटर तक 23 रुपया, फिर 8 रुपया ऐड हो जाएगा, यानी 31 रुपये पे करने होंगे। सोन यह जो संख्याओं का सूची बन गया। दिए गए जो यहाँ स्टेटमेंट से हमने संख्याओं की सूची बनाया, अब हमें चेक करने हैं कि ये सूची एपी में है या नहीं। तो एपी में होने के लिए यहाँ जितने भी पद होंगे सभी पदों में 2 क्रमागत पद को हम पदों के बीच का अंतर निकालेंगे। अगर 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होगा तो दिया गया संख्याओं का सम्मति संख्याएं एपी में होंगे। तो पहले 2 पदों के बीच के अंतर को अगर हम D1 मान ले तो D1 बराबर T2 माइनस T1, यानी 23 माइनस 15 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा। चलिए अब अगले 2 पदों के बीच के अंतर को अगर हम D2 मान लेते हैं तो D2 बराबर T3 माइनस T2, यानी 31 माइनस 23 इक्वल्स टू 8। दोनों स्थितियों में हम देखते हैं कि सार्व अंतर बराबर है, चूंकि D1 इक्वल्स टू D2, अतः या इसलिए संख्याएं एपी में
है, अतः संख्याएं एपी में है। ओके, नेक्स्ट दूसरे रूम में जाने के लिए एक तीसरा रूम खाली करेगा, उसमें जाकर बैठो। जाओ तीसरा रूम, क्लास इधर से तीसरा जो रूम है उसको खोलो और उसमें बैठो जाके। चलो ऑफिस में रख देना। चलिए नेक्स्ट, अब अगले प्रश्न, यानी जो हमें इस क्वेश्चन के माध्यम से जो हमारा संख्याओं का सूची बना, वह संख्याओं की सूची एपी को रिप्रेजेंट करता है। अतः हम लिख सकते हैं कि संख्याओं की सूची एपी को प्रदर्शित करता है। चलिए इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, यानी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देती है। तो चलिए बेलन का आयतन को अगर हम लोग के मान लेते हैं, या ऐसे लिख लेते हैं, माना बेलन का आयतन बराबर के हमने माना। सपोज क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में क्या हो रहा है कि जबकि वायु निकालने वाला एक पंप है, उसकी सहायता से बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। यानी अभी बेलन में हमने माना कि घन सेंटीमीटर जो है वायु है, वायु निकालने वाला पंप से हमने क्या किया, 1/4 भाग इसका बाहर निकाल लिया। तो के का 1/4 भाग क्या होगा, यानी k/4 इतना भाग बाहर निकाल लिया। इतना हमने पंप द्वारा, या बाहर लिख लेते हैं, बाहर निकाले गए हवा की मात्रा बराबर k/4, 1/4 भाग निकाल लिया। तो आयतन अगर उसमें कुल हवा k है तो k/4 भाग बाहर निकाल लिया। तो शेष हवा कितना बचा, शेष हवा पहले स्थिति में या दूसरी स्थिति में, या पहली स्थिति में हमने उसमें मान लिया k घन क्यूब हवा है, दूसरी स्थिति में शेष हवा की मात्रा, तो पहले उसमें कुल k हवा था, k/4 भाग बाहर अगर निकाल लिया तो k/4 अगर हम घटा दे तो उसमें कितना हवा रहे बचेगा वो पता चल जाएगा। तो यहां से हमने क्या किया, 4k - k लिख लिया, यानी 3k/4, यानी अब उसमें हवा की मात्रा k/4 है। अब फिर इतना जो शेष हवा बचता है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है, यानी अब हवा उसमें कितना बचा उस बेलन में, तो 3k/4, अब उसका 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। पुनः बाहर निकाले गए हवा की मात्रा, तो इसका 1/4 अगर हम लोग निकालेंगे तो 3k/16 होगा। बाई में 4 लिखेंगे तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3k/16 होगा। अब दूसरी स्थिति के बाद तीसरी स्थिति में कितना हवा बचेगा, शेष हवा की मात्रा, यानी दूसरी स्थिति में जितना हवा था उतना माइनस इतना तो हवा बाहर निकाल लिया। तो दूसरी स्थिति में जितना हवा था उतना में से हम 3k/16 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 3k/4 - 3k/16, इसको एलसीएम लेंगे तो 16, 4 3 12k - 3k, यानी 9k/16। ये तीसरी स्थिति में बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा है। हम ये देखते हैं संख्याओं का समूह एपी में होगा या नहीं। तो पहले स्थिति में हमने माना कि उसमें k हवा है, दूसरी स्थिति में उसमें 3k/4
4 उस बेलन में हवा की मात्रा है। तीसरी स्थिति में बेलन में 3K/16 हवा की मात्रा, ये AP को रिप्रेजेंट करेगा, यानी इसको चेक करने के लिए हमें क्या करने होंगे, क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर निकालना होगा। तो D1 मान लेते हैं, तो 3K/4 में से हमें घटाना होगा K को, एलसीएम लेंगे तो 4, 3K - 4K क्या हो जाएगा, तो -K/4। नेक्स्ट D2 में हम क्या लिखेंगे, तो 9K/16, यानी तीसरे पद में से हम दूसरे पद को घटाएंगे, यानी 3K/4, एलसीएम लेंगे तो 16, 9K -4, 4 जा 16, 4 3 जा 12K, इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो -3K/16। यहाँ जब देख रहे हैं तो दोनों स्थितियों में जब हम दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमने देखा, अर्थात D1 और D2 का वैल्यू दोनों सेम नहीं है, अर्थात यह जो दिया गया जो स्थिति है AP को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो यहाँ लिख लेंगे संख्याएं AP में नहीं होंगी। ओके, इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए वर्ड प्रॉब्लम है तो हम आपको सारे क्वेश्चन को हल कर देते हैं, लेकिन प्रत्येक स्थिति में आपको खुद हल करने होंगे। इसके अतिरिक्त जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें से हम 1 से 2 क्वेश्चन आपको समझाएंगे, बाकी क्वेश्चन आपको खुद बनाने हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया, यानी 1 मीटर अगर खुदाई करते हैं तो उसका लागत 150 रुपया है, और उसके बाद जितने मीटर का खुदाई करेंगे 50-50 रुपया बढ़ती जाएगी, यानी 1 मीटर अगर हमने खोदा तो 150 रुपया, अगर 2 मीटर खोदा तो 50 रुपया बढ़ेगा, यानी कि 200 रुपया होगा, फिर 50 रुपया बढ़ेगा तो 250 रुपया होगा, फिर 50 रुपया बढ़ेगा तो 300 रुपया होगा। इस प्रकार से ये संख्याएं होंगी। अब यहां पर हम लोग चेक कर लेते हैं, T2 - T1 करोगे तो 50 आएगा, फिर +50, इसमें से इसको घटाओगे तो +50, इसमें से इसको घटाओगे तो +50। देख रहे हैं कि AP में है तो लिखेंगे संख्याएं AP में है, सिंपल, कोई दिक्कत इसमें नहीं। स्थिति नंबर 4, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, खाता में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज के दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है प्रत्येक वर्ष में, वर्ष का मिश्रधन, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष का जो मिश्रधन है, इसमें पहले तो हम लोग को समझना है कि मिश्रधन, मूलधन, ये सब होता क्या है। चलिए तो इसको आप लिख लोगे। चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि बैंक में आप ने 10,000 रुपया जमा किया। ओके, बैंक में आपने 10,000 रुपया जमा किया, तो जो जमा की गई राशि होती है, या यूं हम कह सकते हैं किसी के द्वारा जो दिया गया अमाउंट है ना, उस अमाउंट को हम बोलते हैं मूलधन। मूलधन इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल 1000 है। मान लो कि 10,000 रुपए की राशि 2 वर्षों के लिए, जितने समय अंतराल देंगे वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, अर्थात समय को। समय 2 साल अगर मान लिए, 2 ईयर, 2 वर्ष। जैसे आप अगर रुपया बैंक में जमा करते हो तो एक बात वहां होता है कि कुछ आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पर ईयर एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है। जैसे कुछ परसेंट होता है, जिस परसेंट के मतलब वह परसेंट आपको इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं ब्याज, तो वह कुछ प्रतिशत होता है, 2% होता है, 2.5% होता है, 7% होता है, 5% होता है। तो हमने मान लिया कि दर जो है 2% है, तो यहां 2 वर्षों का अगर ब्याज कहेगा, 2 तरह का ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है और एक साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं।
तो वो 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज होगा क्या, उसको हम लोग चेक करते हैं। 2 वर्षों का जब हम साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है P इंटू टी इंटू आर बाई 100। P का वैल्यू दिया है 10,000 इंटू टी का वैल्यू दिया है 2 और R का वैल्यू भी दिया है 2 अपॉन 100। 2 2 जा 4 पर 2 0। यानी अगर हम 10,000 रुपया 2 वर्षों के लिए अगर 2% के इंटरेस्ट पर अगर हम बैंक में जमा करते हैं तो 2 साल के बाद हमें बैंक 400 रुपया अधिक देगी, यानी 400 रुपया 10,000 रुपया पर ब्याज देगी। यानी ये जो हो गया आपको ब्याज हो गया, ब्याज। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन, तो उस स्थिति में 2 वर्षों के बाद आपके अकाउंट में रुपया कितना होगा, तो मूलधन तो 10,000 था, यानी 10,000 पहले से अकाउंट में था और प्लस ये 400 रुपया जो आपको 2 वर्ष में जो आपको इंटरेस्ट मिला वो, यानी कुल मिलाकर 10,400 रुपया आपका अमाउंट उस समय होगा, जिसको हम लोग मिश्रधन कहेंगे। मिश्रधन का मतलब मूलधन और जितने वर्षों के लिए बात होगी उतने वर्षों का जो ब्याज होगा उसके साथ हम ऐड कर देंगे तो वह हमारा मिश्रधन होगा। ओके, तो मिश्रधन तो समझ में आ गया। इसी प्रकार सिंपल इंटरेस्ट के अलावा एक और इंटरेस्ट होता है जिसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इसका फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n माइनस P। ये होता है फॉर्मूला, जहां P रिप्रेजेंट करेगा मूलधन को, R रिप्रेजेंट करेगा रेट को, दर को, और n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ईयर को, यानी जो यहां दिया गया है। इससे क्या होगा, तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर होता है, यानी जो भी इंटरेस्ट होता है वो पूरे जितने साल के लिए होता है, यानी 10,000 का अगर 2% आप निकाल लो, 10,000 का अगर 2% निकाल लो तो कुल मिलाकर आपको 2 सालों में कितने रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। 2% के लिए हमने निकाला ना, 10,000 का 2% अगर निकालेंगे तो 200 रुपया हुआ, तो ये 200 रुपया 1 साल में मिलेगा। तो 2 सालों के लिए हमने लगाया तो कुल मिलाकर 400 रुपया हमें मिला था इंटरेस्ट। लेकिन यानी कुल मिलाकर 2 वर्ष जब समाप्त हो जाएंगे तो आपको कुल मिलाकर 10,000 प्लस 400 रुपये मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जैसी 2 सालों के लिए हमने चक्रवृद्धि ब्याज के दर से हम 2% पर मान के चलिए कि बैंक में रुपया जमा है, तो क्या होगा कि पहले वर्ष पर उसको क्या मिलेगा इंटरेस्ट, तो 200 रुपया। तो ये 200 रुपया 10,000 में जुट ऐड हो जाता है, यानी कि 10,200 रुपया हो गया। अब ये 10,200 रुपया पर फिर अगले साल इंटरेस्ट लगेगा, यानी ये 10,200 का फिर इंटरेस्ट कितना परसेंट होगा, तो 2%। तो परसेंट को हटाओगे तो बाई में 100, यानी 2 0 से 2 0 कट गया ना, और ये क्या हो जाएगा 102 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 204। देखिए पहले वर्ष के लिए हमारे पास ब्याज 200 रुपया था, लेकिन अब अगले वर्ष के लिए ब्याज 204 रुपया हो गया। यानी अब ब्याज इस कंडीशन में ब्याज बढ़ जाता है। अब क्या होगा, तीसरे वर्ष के लिए अगर हम ब्याज निकालेंगे तो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या होगा, तो दूसरे वर्ष के लिए मूलधन था 10,200 रुपया। अब ये 10,200 रुपया में 204 रुपया जोड़ लेंगे, यानी 10,200 2 404 रुपया पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में जो भी परसेंट होता है वो पूरे ईयर के लिए सेम होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का जो आपको ब्याज होगा वह किसमें ऐड हो जाएगा, तो मूलधन में। जब वह मूलधन में हम ऐड कर लेंगे तो वह मूलधन अगले वर्ष के लिए मूलधन हो जाता है ना, वह मान अगले वर्ष के लिए मूलधन हो जाता है। तो बस चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में यही अंतर है। तो यहाँ क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके अनुसार से हम यहाँ पर काम करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, यानी प्रत्येक वर्ष का जो मिश्रधन है उसके बारे में कह रहा है, मिश्रधन के बारे में कह रहा है। ओके, ब्याज के बारे में नहीं, मिश्रधन के बारे में।
अच्छा, यहाँ हमने जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला बताया था ना, P इंटू 1 प्लस R बाई 100, ये होता है फॉर्मूला टू दी पावर n। अगर यही प्रिंसिपल के लिए हो, प्रिंसिपल का मतलब हो गया, सॉरी प्रिंसिपल नहीं, अमाउंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन। मिश्रधन के लिए फॉर्मूला होगा P इंटू 1 प्लस, सॉरी ये अमाउंट ठीक है, 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n माइनस जो हम लोग P करते हैं। ठीक है, एक बात थोड़ा ध्यान दो, ये दो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। एक हमने क्या बोला, चक्रवृद्धि ब्याज की स्थिति में चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n। ये हो गया आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, इतना माइनस करना पड़ेगा P। ठीक है, ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का यही फॉर्मूला है। अगर वही हम अमाउंट निकालते हैं, यानी कि मूलधन मिश्रधन निकालते हैं, तो फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n। ठीक है, ये हो गया, ये बात को आप ध्यान रखोगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि खाते में प्रत्येक मिश्रधन की बातें हैं और कुछ नहीं, सिंपल। तो पहले वर्ष का मिश्रधन क्या होगा, तो हमने पहले वर्ष के मिश्रधन को x मान लिया। सपोज पहले वर्ष के मिश्रधन को हमने x माना, तो 1000 रुपए, 10,000 रुपए की राशि, 10,000 रुपए की राशि, चलिए तो पहले वर्ष के लिए अगर x माना, तो दूसरे वर्ष के लिए मिश्रधन क्या होगा, दूसरे वर्ष के लिए t का वैल्यू अगर हम 2 लेंगे, t इक्वल टू 2, तो मिश्रधन क्या होगा, अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर n। ठीक है, ये हमने पहले वर्ष के लिए अगर मिश्रधन को x माना है, तो दूसरे वर्ष के लिए मिश्रधन क्या होगा, अगर नहीं पहले तो मिश्रधन के लिए पहले अमाउंट मान लो, अमाउंट की जगह पर प्रिंसिपल मान लीजिए। अमाउंट तो मिश्रधन ही को कहते हैं, प्रिंसिपल को हमने x माना। तो पहले वर्ष के लिए अगर t का वैल्यू 1 होगा, तो उसके लिए क्या होगा, तो हमने यहाँ P की जगह पर 1 पुट करना है ना, और R का वैल्यू भी मान लीजिए, R का वैल्यू, चलिए R ही रहने दीजिए। तो P की जगह पर x पुट करोगे, 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर 1 होगा, यानी कि पहले वर्ष के लिए मिश्रधन क्या हो गया, तो x इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर n। या हम नहीं भी मानेंगे, P का P ही रहने देंगे, तो ये हो जाएगा। चलिए अब दूसरे वर्ष के लिए अगर हम निकालेंगे, t का वैल्यू 2 लेना है, तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, तो P इंटू 1 प्लस R टू दी पावर 100 टू दी पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर P इंटू, यहाँ 1 होगा, 1 प्लस R टू दी माने R बाई 100 टू दी पावर 2। तीसरे वर्ष के लिए ये बस यहाँ पर पावर चेंज होगा, P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर 3, सो ऑन। इसी प्रकार से AP का मैंने जो भी संख्याएं का क्रम बढ़ेगा इसी प्रकार। अब हम लोग को मिश्रधन बस जमा हो रहा था, मिश्रधन जमा हो रहा था, तो मिश्रधन का ये फॉर्मूला, ये मिश्रधन दूसरे वर्ष के लिए मिश्रधन, तीसरे वर्ष का मिश्रधन, चौथे वर्ष का मिश्रधन, 5वें वर्ष का मिश्रधन, इस प्रकार हम लिखेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ AP में है कि नहीं ये चेक करना है, तो इतना में से इतना घटाओ, तो क्या हो जाएगा, D1 हम निकालते हैं, तो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर 2 माइनस P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू दी पावर 1। दोनों में से क्या सेम है, जो जो चीज सेम है उसको कॉमन निकाल लो। तो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 दोनों में कॉमन है, ये अगर हम निकाल लिए, P तो इसमें से बाहर निकल गया, होल स्क्वायर होने का मतलब ये 2 बार है, 2 बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो एक वैल्यू बचेगा, यानी 1 प्लस R बाई 100 बचेगा, और इसमें से दोनों मैंने बाहर निकाल लिया तो 1 बचा, इससे ही कट गया, यानी क्या बचा, तो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 इंटू R बाई 100। ओके, अब चलिए D2 निकालते हैं। इतना में से इसको हटाना पड़ेगा, तो P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर 3 में से P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर 2 को घटाना होगा। अगर इसको हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो दोनों में क्या चीज मिल रहा है, तो दोनों में P है, और दोनों में ये वैल्यू तो मिल ही रहा है, लेकिन पावर जो कम रहता है वो पावर हम लोग उस पावर वाले वैल्यू के साथ हम कॉमन निकालते हैं, यानी P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू दी पावर 2 कॉमन निकालोगे ना इसमें। तो जैसे निकालोगे, भले यहाँ पर रिमाइंडर जो भी बचे, तो ये दोनों वैल्यू सेम नहीं होगा, यानी D1 इज नॉट इक्वल टू D2, D1 इज नॉट इक्वल टू D2। इसका मतलब दिया गया संख्याओं का समूह AP में नहीं है। मिनट
4 ओनली। तो ये बात आप ध्यान रखोगे कि यहां पर ये भी संख्याओं का जो समूह दिया गया है एपी में नहीं है। पॉज कर दो, उसी ललका बटन टिप दो। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद निकाले। मतलब इसमें इस प्रश्न में कहा जा रहा है क्या, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद निकाले। अगर प्रथम पद दिया गया है और सारवंतर दिया गया है। चलिए तो इस क्वेश्चन के 2 प्रश्न को हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए का वैल्यू दिया गया है 10 और डी का वैल्यू दिया गया है 10। क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए एपी के 4 पद निकाले। मतलब अगर ए का वैल्यू 10 है और डी का वैल्यू 10 है तो इससे जो भी एपी बनेगा उसके प्रथम 4 पद निकाले। तो व्यापक रूप से हम लिखेंगे एपी के प्रथम 4 पद। एपी के प्रथम 4 पद व्यापक रूप में हमने बताया था ए पहला पद होता है उसमें, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तीसरा पद होता है ए प्लस 2d, चौथा पद होता है ए प्लस 3d। बस ये आपके एपी के 4 पद हो गए, प्रथम 4 पद। इसमें हमें क्या करने हैं, ए के जगह पर ए का मान, डी के जगह पर डी का मान पुट करना है। तो ए के जगह पर 10 पुट करो, ए के जगह पर 10 प्लस डी के जगह पर 10, ए के जगह पर 10 प्लस 2 इंटू 10, कॉमा ए के जगह पर 10 प्लस 3 इंटू 10, यानी क्या होगा, तो 10, 20, 10 टू जा 20 और 10 30, कॉमा यहां हो जाएगा 40। यानी ये एपी बन गया। ये एक ऐसा एपी, मैंने एपी के प्रथम 4 पद हमने लिखा। अगर उस एपी के प्रथम पद अगर 10 हो और सारवंतर 10 हो तो इसी में क्वेश्चन हम एक और बनाते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको आप स्वयं बनाओगे। ए का वैल्यू दिया है -1.25 और डी का वैल्यू दिया है -0.25। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रथम 4 पद निकाले। तो बस हम यही बात लिखेंगे, एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद क्या होगा। एपी के प्रथम 4 पद, एपी का प्रथम 4 पद होगा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। बस आपको इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन करने हैं। ए के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, तो 1-1.25, कॉमा -1.25 माइनस डी का वैल्यू माइनस में इसलिए माइनस हमने लिया 0.25, कॉमा ए के जगह पर हम लोग क्या पुट करना था, -1.25। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, देखिए यहाँ डी का वैल्यू जब हम माइनस में डालेंगे तो यहाँ प्लस से गुना होगा तो माइनस ही रह जाएगा, यानी 2 इंटू 0.25। फिर अगले टर्म को लिखेंगे ना, तो ए के जगह पर क्या लिखेंगे, तो -1.25 प्लस 3 इंटू डी के जगह पर हमें डालना है -0.25। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, यानी -1.25, कॉमा इस दोनों को जब आप हल करोगे तो -1.5 आएगा, 50। इस दोनों को हल करोगे ना तो -1.25 -0.5, 50 लिख सकते हो। अब इसको लिख सकते हैं -1.25 -0.75, यानी -1.25 कॉमा -1.50, कॉमा इस दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो -1.75, कॉमा इस दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, -2.00। तो ये हमारा एपी का फॉर्म ले लिया। यही हमारे एपी के प्रथम 4 पद है। जब अगर ए का वैल्यू ये दिया हो, डी का वैल्यू है जो दिया गया है, उससे हमने एपी के प्रथम 4 पद निकाल लिया। ओके, अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन हैं आप उसको खुद बनाओगे। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन में दिया है कि 3, 1, -1, -3
निम्न में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर निकाले। बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रथम पद निकालना है और सार्वंतर निकालना है। तो प्रथम पद को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एपी का प्रथम पद का मतलब इसका सबसे पहला पद उस एपी का प्रथम पद होगा। तो सबसे इसका पहला पद 3 है तो यहां 3 हो जाएगा इसका आंसर। अब सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर निकालना हमने आपको सिखाया था। सार्वंतर को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सार्वंतर निकालने के लिए कोई भी दो क्रमागत पद आप ले लो, बाद वाला में से पहले वाला घटा दो। तो ये दो क्रमागत पद हमने लिया 3 और 1, तो बाद में क्या लिखा है 1 में से क्या घटाना है 3 यानी -2। ये हमारा क्वेश्चन में जो कह रहा था कि प्रथम पद और सार्वंतर निकाले, तो हमने प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लिया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 के सारे प्रश्न बनेंगे। इसमें 2 क्वेश्चन और है, आप इसी प्रकार प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लोगे। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एपी दिए होंगे, प्रथम पद और सार्वंतर निकालना कुछ भी नहीं है, एकदम आराम से। प्रथम पद का माने उस एपी में जो पहला पद है, जो सबसे फर्स्ट टर्म है, वही उस एपी का पहला पद होगा। और सार्वंतर करने के लिए निकालने के लिए क्या करते हैं, तो किन्हीं दो क्रमागत पदों को हम ले लेते हैं, उसमें से बाद वाले पद को में से पहले वाले पद को घटा देते हैं। ओके, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर निकाले। पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि एपी है कि नहीं। एपी है तो सार्वंतर निकालने के लिए कह रहा है, और उसके अतिरिक्त 3 पद लिखे, उसके अगले 3 पद को लिखना है और अगले 3 पद। चलिए तो हम लोग इसमें, हम लोग को तो आइडेंटिफाई करने आता है कि एपी है या नहीं। तो हम इसमें का फर्स्टली दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। दिया है 2, 5/2, 3, 7/2, डॉट 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 डॉट। चलिए एक एक करके काम करते हैं। अब एपी है या नहीं, इसके लिए लेट हम इसको T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं, इसको T3 मान लेते हैं, इसको T4 मान लेते हैं। फर्स्टली पहले 2 पदों के बीच के अंतर को हम D1 मान लिए। D1 कैसे निकालेंगे, तो T2 - T1 करेंगे। तो T2 का वैल्यू क्या है, तो 5/2 - 2 बाई में 1, एलसीएम लेंगे तो 2, 5 - 4 यानी 1/2। चलिए D2 क्या होगा, तो T3 - T2। तो T3 का वैल्यू क्या है, 3 - 5/2, एलसीएम लेंगे तो 2, 6 - 5 यानी 1/2। इस स्थिति में भी 1/2 ही आया, 1/2 ही आया। चलिए D3 निकालते हैं, T4 - T3, 7/2 - 3, एलसीएम लेंगे तो 2, 7 - 6, 1/2। देखिए प्रत्येक स्थिति में सार्वंतर हमने देखा तो बराबर है। हेयर D1 = D2 = D3, सो सब माने संख्याएं, इसलिए संख्याएं या संख्याओं का क्रम एपी को प्रदर्शित करता है, या माने क्रम एपी को प्रदर्शित करता है, लिख लेते हैं प्रदर्शित करता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एपी को प्रदर्शित करता है तब सार्वंतर निकाले। तो क्वेश्चन में तो हमने सार्वंतर निकाल ही लिया है, तो इस स्थिति में सार्वंतर पूछ रहा है, तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, तो 1/2 सार्वंतर हो जाएगा। अगले 3 पद लिखने हैं। देखो तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा पद हमें दिया है, यानी 5वां पद निकालना है A5, छठा पद निकालना है A6, 7वां पद निकालना है A7। A5 का मतलब A + 4D। थोड़ा व्यापक रूप पर ध्यान दो। व्यापक रूप में पहला पद A, दूसरा पद A + D, दूसरा है तो A + D, तीसरा पद है तो A + 2D। देखो यहाँ 2D तीसरा पद है, तो उसी तरह अगर हम 5वां पद निकालेंगे तो A + 4D। छठा पद के बारे में कहेंगे तो A + 5D। 7वां पद के बारे में कहेंगे तो A + 6D। A का वैल्यू हमें गिवन है 2 और D का वैल्यू हमें पता है। उस वैल्यू को अगर पुट कर लेंगे तो अगले 3 पद निकल जाएंगे। तो A का वैल्यू क्या है, तो 2 + 4 × 1/2, A के जगह पर 2, 5 × 1/2,
ए के जगह पर 2, 6 इंटू 1/2, यहाँ से यहाँ कट गया 3 टाइम्स, ये कट गया 2 ऐड करेंगे तो 4, 5/2 में 2 ऐड करेंगे ना तो 9/2 होगा। आप सिंप्लीफाई कर लेना, ऐड करना है, यहाँ पर करोगे तो 3 2 7 हो जाएगा। यानी एपी के अगले 3 पद, एपी के अगले 3 पद बराबर 4, 9/2, 7 आंसर। ये आंसर हो गया एपी के अगले 3 पद। ये हो गए आपको एपी के अगले 3 पद। ओके, क्वेश्चन में कर रहा था कि एपी में हो तब, अगर ये एपी में जैसी हो जाए तो आपको ये फाइंड करने हैं सारबंतर और अगले 3 पद। तो इस प्रकार से हम अगले 3 पद और सारबंतर ज्ञात कर लेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन खुद बनाना है इस सारे क्वेश्चन को। इसमें अगर क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखें तो फर्स्ट में लिखा है 3, दूसरा जो पद है 3 + √2, तीसरा पद है 3 + 2 √2, चौथा पद है 3 + 3 √2, कॉमा ... एपी में है या नहीं इसको चेक करना है। तो चलिए D1 निकालते हैं। तो क्या इसमें से इसको हटाना है, तो 3 + √2 में से 3 घटाना है, तो 3 से 3 कैंसिल, √2 बचा। चलिए अब नेक्स्ट निकालते हैं D2, इसमें से इसको घटाना है, तो 3 + 2 √2 में से घटाना है इसको। देखो सब्सट्रैक्ट करने होंगे तो दोनों को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना होगा, तो -3 और -√2, 3 माइनस में, यहाँ प्लस में कैंसिल, 2 √2 में से √2 घटेगा तो √2 आएगा। गुणांक, जब भी अपर में संख्या का जोड़ घटाव हो ना तो उसके गुणांक को घटाओ, तो 2 है, यहाँ पर गुणांक इसका 1 है, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 और √2 लिख देना एक साथ, तो 1 × √2 माने √2। चलो D3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 3 √2 माइनस, इसको करना है ना, तो 3 - 2 √2, इससे ये कैंसिल, इसको भी घटाओगे तो √2 आएगा। तो क्या हो रहा है कि संख्याओं का समूह एपी को रिप्रेजेंट करता है, अतः संख्याएं एपी में है। सार्व अंतर निकालना है इस कंडीशन में, तो सार्व अंतर बराबर क्या हो जाएगा, तो सब में तो √2 ही है ना, यही सार्वंतर भी होता है √2। अगले 3 पद उतना नहीं भी बनाओगे तो काम चलेगा, अगले 3 पद डायरेक्ट भी निकल जाएगा। चलिए जो पद लास्ट वाला इसमें √2 जोड़ना है। अब चेक, अगर ऐसे थोड़ा सा भी आप अंडरस्टूड बात कर रहे होगे तो 3 + 0 √2, 3 + 1 √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, अगला में क्या हो जाएगा, तो 3 + 4 √2, अगला में हो जाएगा 3 + 5 √2, अगला में हो जाएगा 3 + 6 √2। हो गया आंसर अगला 3 पद। उतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप ऐसे बना सकते हो। अब इसके बाद हम एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, अब बाकी आप खुद बनाओगे इस सारे क्वेश्चन को। एपी में होने की स्थिति में सार्वंतर और अगले 3 पद निकाले, अगर एपी में नहीं है तो क्वेश्चन वहीं पर समाप्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखते हैं। √3, √6, √9, √12 एपी में है या नहीं इसको चेक करिए पहले। चलिए T2 - T1, पहला 2 पदों के बीच का अंतर, यानी √6 - √3 घटाओगे नहीं घटेगा, ऐसी रहेगा। चलिए D2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इतना में से इसको घटाना पड़ेगा, √9 - √6। इसको ये कभी मत समझना कि √9 में से √6 घटाएंगे √3 बचेगा, जी नहीं, दोनों घटेगा तब जब दोनों के रूट के अंदर सेम वैल्यू होता, तब सेम वैल्यू नहीं है इसलिए नहीं घटेगा, इतना ही रह जाएगा। तो ये दोनों तो ऐसे ही देखने से सेम नहीं लग रहा है ना, तो यानी D1 = D2। जब हम D3 भी निकालेंगे ना तो = आएगा, तो इसलिए क्या लिखेंगे, तो संख्याएं एपी में नहीं है। हो गया, दैट्स ऑल। आप एक्सरसाइज बना लोगे, यानी कि आप सभी विद्यार्थी एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट कर लोगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अगले एक्सरसाइज को देखेंगे 5.2।
ओके।